नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के तो आइए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। यूपी विधानसभा परिषद की 36 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे। यूपी में आज विधानसभा परिषद की 27 सीटों पर चुनाव हुए। 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध चुनी जा चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमएलसी के चुनाव कराए गए। कई जगह मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई। यूपी विधानसभा परिषद की दलीय स्थिति पर नजर डालें तो अभी बीजेपी के 35 और समाजवादी पार्टी के 17 सदस्य हैं। इसके अलावा बीएसपी के 4, कांग्रेस के 1 और अन्य सदस्यों की संख्या 11 है। यूपी विधानसभा परिषद की कुल 100 सीटें हैं, जिनमें से स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर चुनाव हुए। आजादी के बाद से अब तक बीजेपी कभी भी यूपी में विधानसभा परिषद में बहुमत हासिल नहीं कर सकी है, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत को पार करती दिखाई दे रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास विधानसभा परिषद में 35 सदस्य हैं, जबकि वर्तमान में बीजेपी 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। ऐसे में अपर हाउस में बहुमत के लिए बीजेपी को सिर्फ 7 सदस्यों की जरूरत है। यूपी विधानसभा परिषद को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र पहुंचकर वोट डाला। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम में बने बूथ में जाकर वोट डाला। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी की जीत का दावा किया। सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा परिषद में पहली बार बीजेपी बहुमत को पार करेगी। लोग आए थे विधानसभा में, हमारा प्रचंड बहुमत था, लेकिन विधान परिषद में तमाम कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था और अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाजवादी पार्टी प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन अब स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद के इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है। विधान परिषद में चुनाव को लेकर यूपी में सियासत गर्म है। एक तरफ बीजेपी सभी 27 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सैफई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के गलत उपयोग का आरोप लगाया। उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। हालांकि ये सरकार वो है जो लगातार धांधली करती रही है और जिस तरीके से प्रधान बीडीसी को समय समय पर धमकाया गया है, कई जगह के मैं उदाहरण दे सकता हूँ। देवरिया कुशीनगर में जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, प्रचार नहीं कर सकते थे। अगर कोई प्रधान बीडीसी समर्थन में आता है तो उसको जांच की धमकी दे रहे थे। ये धमकी देना कि अगर सरकार के हिसाब से वोट नहीं पड़ेगा तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ये कई प्रधानों ने अनऑफिशियली बातें कही हैं और बता के गए हैं। हमें उम्मीद है ये चुनाव निष्पक्ष कराएगी सरकार और निष्पक्ष चुनाव होने से परिणाम दूसरे होंगे। यूपी चुनाव के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। दलितों को लेकर एक किताब के विमोचन के मौके पर राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने मायावती से गठबंधन की कोशिश की थी और मायावती को सीएम कैंडिडेट बनाने की बात कही थी, लेकिन मायावती ने सीबीआई और ईडी के डर से चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की। कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि यूपी में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जिस तरह से यूपी सरकार काम कर रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। योगी सरकार केवल अपने एजेंडे के तहत काम कर रही है, मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट है बीजेपी के हाथ में, योगी के हाथ में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी।
तो इसका मतलब योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे वो? नहीं, यूपी में काम जो है वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। शफीकुर रहमान बर्क पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने हिजाब को लेकर कहा था कि जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो उन्हें कंट्रोल में करने के लिए हिजाब जरूरी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने से बच्चियां काबू में रहती हैं। वहीं उन्होंने अजान विवाद पर कहा कि अजान 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाती है, जबकि अखंड रामायण 24 घंटे चलती है, उससे किसी को दिक्कत नहीं हुई। मस्जिदों में अजान के दौरान लाउड स्पीकर बजाने को लेकर विवाद जारी है। एक पक्ष मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की मांग कर रहा है, तो दूसरा पक्ष मंदिरों के लाउड स्पीकर को भी बैन कराना चाहता है। उन्नाव पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हनुमान चालीसा बनाम अजान के विवाद में कहा कि लोगों में एक प्रतियोगिता चल रही है, जब एक बंद होगा तो दूसरा भी बंद हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा है, अगर उसका प्रतिबंध नहीं लगता तो प्रतिस्पर्धा रूप वो भी एक उस अजान को रोकने का प्रयास है। जब अजान बंद हो जाएगी तो हनुमान चालीसा भी बंद हो जाएगी। हरिद्वार पहुंची साध्वी प्राची ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी जा रही है और कोर्ट के फैसले को भी धक्का बताते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद नहीं कर रहे, जबकि इससे बहुत ध्वनि प्रदूषण फैलता है। नवरात्रि की अष्टमी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के मंदिरों में दर्शन पूजन किया। मौर्य ने मनकामेश्वर मंदिर, ललिता मंदिर और कल्याणी देवी मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और लोक कल्याण के लिए भगवान से कामना की। केशव मौर्य ने सबसे पहले मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर भोले शंकर का जलाभिषेक किया। इसके बाद मां ललिता देवी के मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा की। कल्याणी देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद केशव प्रसाद मौर्य नगर निगम में वोट देने के लिए भी चले गए। पवित्र नवरात्रि की अष्टमी है और आज सुबह भगवान मनकामेश्वर महादेव जी के, फिर माता ललिता देवी के और फिर माता कल्याणी देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उधर नवरात्रि की अष्टमी पर रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कन्या पूजन किया। परया नाम का सार गांव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने माता दुर्गा का स्वरूप कन्याओं के पैर धोए और कन्याओं को भोजन कराया। रामनवमी के मौके पर यूपी सरकार ने अयोध्या को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अयोध्या में योगी सरकार जल्द ही रामायण यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के साथ समझौता किया जाएगा। सरकार ने 100 दिनों की कार्य योजना में इसे शामिल किया है। यूनिवर्सिटी के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से 21 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। पर्यटन और संस्कृति विभाग रामायण यूनिवर्सिटी की रूपरेखा तैयार करने में जुटा है। इसके लिए पीपीपी मॉडल पर हम लोग काम करेंगे और जिसके लिए महर्षि महेश योगी जो विद्या संस्थान है उनके साथ में हम लोगों ने वार्ता प्रारंभ भी की है, क्योंकि उन्होंने पूर्व से ही भूमि अधिग्रहण भी कर रखा है और रामायण विश्वविद्यालय का एक खाका उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस समय उच्च शिक्षा विभाग के पास में उस पर मंथन चल रहा है, तो जो संस्कृति विभाग है साथ में मिल करके कन्वर्जेंस के साथ में इस विश्वविद्यालय को वहां पर स्थापित कराने में अपना पूर्ण सहयोग देगा। अयोध्या में कल भगवान रामलला का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। रामलला के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर पर है। हर बार की तरह इस बार भी रामलला की पोशाक बेहद खास होगी। रामलला की पोशाक भगवत प्रसाद जी बना रहे हैं। भगवत प्रसाद जी की 4 पीढ़ियां रामलला की पोशाक बना रही हैं। कपड़ा बहुत कोमल है, कढ़ाई के कपड़े हैं, इसमें गोटा पट्टा लगा करके हम और हमारे बच्चे श्रवण कुमार और पवन कुमार और संजय और मेरे भाई शंकर लाल जी, ये सब परिवार भर ही मिलकर के रामलला के पोशाक सिलते हैं और भी मंदिरों के पोशाक बनते हैं। इस बार रामलला का जन्मोत्सव रविवार को है। रविवार के दिन भगवान रामलला को गुलाबी रंग की पोशाक पहनाई जाती है, लेकिन जन्मोत्सव को ध्यान में रखते हुए इस बार पीले रंग की पोशाक रामलला के लिए बनाई जाएगी। रामलला जन्मोत्सव के बाद पीले रंग की पोशाक में ही श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। पीला पोशाक बनाया जा रहा है और दिन के हिसाब से तो गुलाबी होता है, क्योंकि रविवार है। 7 दिन के 7 वस्त्र होते हैं, लेकिन महाराज जी जो बोले कि पीला वस्त्र सब धारण होगा, तो रामलला के पीला वस्त्र ही धारण हो रहे हैं।
लखीमपुर खीरी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक सुपारी किलर कमाल खान को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि बदमाश के 5 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। बदमाश की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने 2 दिन पहले हुई हत्याकांड का भी खुलासा कर दिया है। जिसकी हत्या हुई थी, उसके परिवार के लोगों ने ही बदमाश से संपर्क किया था और पैसे देकर ये हत्या करवाई। जब उनको पकड़ने के लिए दबिश दी गई तो उन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक मुख्य अभियुक्त घायल हुआ है, जिसका नाम कमाल अहमद है, एवं अन्य 4 लोग मौके से फरार हो गए हैं। गाजियाबाद में लिंक रोड पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाश ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश को लगी। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। काफ़ी शातिर अपराधी है, पहले भी लूट का मुकदमा कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा मुकदमा और भी है उनको, और एक ग्रे कलर अपाची गाड़ी बरामद किया है। मथुरा के गोवर्धन में जमीन के विवाद को लेकर 3 भाइयों में जमकर मारपीट हुई। घटना मुखारविंद के पास हुई, जहां जमीन के बंटवारे को लेकर 3 भाई आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि तीनों भाइयों में लाठी डंडे चलने लगे, जिसको लेकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में तीनों भाइयों के बीच मारपीट हुई। उधर आगरा में भगवान टॉकी चौराहे पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत संचालित हो रही बस के चालक और राहगीरों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि बस एक राहगीर को टच हो गई थी, जिसके बाद बस ड्राइवर और शख्स के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते नौबत मारपीट तक जा पहुंची। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर विवाद शांत हुआ। वहीं मारपीट का वीडियो एक राहगीर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। शामली के कैराना में दबंगों ने घर में घुसकर 2 युवकों की पिटाई कर डाली। घर वाले युवक को न मारने की गुहार लगाते रहे, लेकिन दबंग लगातार युवकों को मारते रहे, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। हरदोई में कबाड़ की गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना इदरीशगंज की है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उधर अमरोहा में गेहूं की खेत में आग लग गई, जिससे 7 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग लगते ही किसान अपनी फसल को बचाने में जुट गए, लेकिन किसान जब तक आग पर काबू पाते तब तक 7 बीघा फसल जल चुकी थी। घटना गजरौला के सुनपुरा कला गांव की है। आग से करीब 1 लाख का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। उधर बदायूं के छतुइया रेलवे फाटक के पास ट्रक को लोडिंग करते समय आग लग गई। बताया जा रहा है कि लोडिंग के दौरान हाई टेंशन लाइन से ट्रक टच हो गया, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रक में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाते समय ट्रक का ड्राइवर भी झुलस गया। उधर गाजियाबाद के नंदग्राम में बैंक्वेट हॉल के मेन गेट पर आग लग गई। लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। कानपुर में गर्मी ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार को कानपुर का पारा 42 डिग्री को पार कर गया। गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर मौसम विभाग की माने तो 40 वर्ष बाद अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है। 42 डिग्री को टेम्परेचर पार कर चुका है। सड़क पर लोगों की हालत देखिए। सर, इतना मुंह गर्मी की लग रही है। गर्मी बहुत तेज है, कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिया। गर्मी बहुत है। हम लोग फुटपाथ पे भी रहते हैं, हम मालूम पड़ता है कि सूरज की तपिश इतनी तेज है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जरूरी काम के लिए ही मुंह ढककर सड़क पर निकल रहे हैं। डॉक्टर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। ये इतना व्यस्त चौराहा है, यहाँ सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और वही लोग सड़कों पर निकले जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है। अगर मौसम विशेषज्ञ को माने तो 15 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और ये टेम्परेचर 44 डिग्री को भी पार कर जाएगा। यानी गर्मी से फिलहाल अभी शहरवासियों को राहत मिलने वाली नहीं है। उधम सिंह नगर में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर के गरजने का सिलसिला चल पड़ा है। पुलिस प्रशासन साथ में जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में 4 एकड़ जमीन पर काटी गई अवैध कॉलोनी पर हुए निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। 2 बुलडोजरों ने कॉलोनी में बनाई सड़क नालियां तोड़ दी, वहीं बिजली की लाइन भी तोड़ दी गई। कॉलोनी में आधा दर्जन मकान भी बने हैं, जिनको प्राधिकरण की ओर से नोटिस देने की बात कही है। इस कॉलोनी का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था। ये अवैध कॉलोनी है। इसी के संदर्भ में इनके द्वारा एसएसपी महोदय से पुलिस फोर्स की मांग की गई थी, जिसमें आज
हमारे द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। सचिव डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ मौके पे हैं, तहसीलदार मैडम है और इनके नेतृत्व में यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी बीजेपी के समर्थन करने पर एक मुस्लिम कार्यकर्ता अनीस की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां रंजिश के चलते मोहल्ले के मुस्लिम लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता और उसके परिजनों की पिटाई कर दी। इसमें अनीस की बेटी और पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला रुद्रपुर के भूत बंगला के मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले का है। मारपीट करिए और हमें पूरा मोहल्ला ऐसे डर बना हुआ है और इसमें मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता निकलाया जाता हूं यहाँ पे और इस बार वर्तमान में ज़िला मंत्री हूं और मुझे लोग जब से वोटों को यहाँ खुलासा हुआ है, वोट ज़्यादा अच्छे निकले यहाँ से, तो मुझे लोग दुश्मन समझते हैं, काफिर कहते हैं, हिंदू। पूरा चौकी क्षेत्र में भूत बंगला कॉलोनी का मामला था, जिसमें दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी। दोनों की तरफ से तहरीर आई थी और हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहाँ घटनास्थल से सीसीटीवी कैमरा भी मिला है, जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उसी के अनुसार हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन, जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा उसको किया जाएगा। में पुलिस ने एटीएम से छेड़छाड़ कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया। घटना माधवपुरम इलाके की है, जहां एटीएम में एक युवक छेड़छाड़ कर रहा था, जिसको रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने देख लिया और सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया गया। लूट का प्रयास नहीं है, ये शालू बेकरी के पास का एटीएम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक चोट सी लगी है। तो बेसिकली एक जितेंद्र सन ऑफ चंद्रकिरण है, करीब उनकी 57 साल के पास उम्र होगी। वो ऐसा बता रहे हैं कि वो डेली जाते हैं और एक छोटी सी लाठी थी, उनको लगा कोई है तो बस वो एक लाठी मार के चले गए। आगे इसके मतलब जो भी एंगल्स होंगे, सारे एंगल से जांच की जा रही है और जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा।